हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज की इस क्लास का जोरदार तालियों के साथ। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। ये पहला लेक्चर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इसकी डिस्क्रिप्शन के कैसे हम 65 दिनों में यानी 65 डेज में पूरी सीएमए इंटरमीडिएट की अकाउंटिंग कवर करने वाले हैं की डिटेल हमने प्रीवियस वीडियो में दे दी थी। और चलिए आज एक इस वीडियो का जोरदार स्वागत करते हैं। देखते हैं क्या क्या चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली। देखिए, सबसे पहले डे 1 पे हम क्या करने वाले हैं। चैप्टर एक बेसिक कंसेप्ट इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें कि मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा खासा वेटेज रखता है। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था पहले, ज्यादा कुछ नहीं आता। एमसीक्यू से क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा कुछ हो जाता है, या फिर 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे ही करके लगभग लगभग 15 से 20 नंबर 10 नंबर के आसपास पेपर आराम से सॉल्व होने वाला होता है, अगर बच्चे का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो। प्लस में बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने का, देखिए एक ही चैप्टर है जो 8 क्लासेस ले रहा है 65 में से। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो टोटल लगभग बात करी जाए तो लगभग 13 से 15 चैप्टर के आसपास हमें ठीक से कवर करने हैं, जो देखने वाले हैं। जिसके बीच मैंने आपको बताया था कि 8 क्लासेस अगर एक ही चैप्टर ले जाएगा तो बाकी के क्या करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि किस हिसाब से ये चैप्टर जब चलेगा आगे, तो आपको इसी चैप्टर में नहीं, इसके द्वारा पढ़े हुए सीएमए इंटरमीडिएट, आप आगे भी बहुत सारी चीजें इसमें पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें अलग कवर होने वाली हैं। प्लस में इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखते हैं कि जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसमें भी इसकी हेल्प होने वाली है। तो कई महीनों से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज उसी के लिए हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान लगाने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सीएमए का पूरा सिलेबस अपलोड होने वाला है सून एज पॉसिबल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख ही रहे हैं चीजें किस तरीके से कवर हो रही है। अब मैं आपको एक और गुड न्यूज दे दूं। दूसरी गुड न्यूज ये है कि सीएमए इंटरमीडिएट का जो रेगुलर बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे जैसे उसकी शूटिंग चलती जाएगी वैसे ही वैसे इसकी भी शूटिंग चलती जाएगी। 65 वीडियो में ये पूरा सीएमए इंटरमीडिएट कवर हो जाएगा। अगर उसके बाद हमने वीडियो बनाई तो फिर वो रिवीजन के लिए होंगी। सिलेबस पूरा कवर्ड होगा जिसमें आप 65 दिन में 65 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आज की ही इस वीडियो से लगभग हम 2 से 3 नंबर कवर कर लेंगे। और दो चीजें इस वीडियो में, पहला कि चीजों को याद कैसे करना है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रैंक की प्रिपरेशन करनी होती है बोथ ग्रुप के साथ, तो उसके लिए हम बात करेंगे कि जब आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सेम चीज जो आपने समझी है वो एग्जाम में कैसे लिखनी है वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी लैंग्वेज जो कि है वो दे रखी है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आगे आज हम क्या करने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम दो चीजें और पढ़ेंगे जो मेनली इन्हीं दो चीजों के ऊपर पूरी वीडियो होगी। क्या होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दो भागों में बांटा गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, आगे हम देखेंगे। जिन दोनों को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। आप लोग मुझे बताइए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं आपके हिसाब से। थोड़ा रिवाइंड कीजिए, आपने हो सकता है पढ़ाई भी शुरू कर दी हो। अब आप मुझे बताइए क्या होते हैं आपके हिसाब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम्म देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, और अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो सेम लैंग्वेज आपको भी लिख कर आनी है। मैं जो भी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ ना वो बुक की लैंग्वेज है, आपके इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है। अगर वैसी की वैसी आप लैंग्वेज लिखवा आए तो आप क्लेम कर सकते हैं फुल मार्क्स। अकाउंटिंग में आपको ज्यादातर फुल मार्क्स नहीं दिया जाता, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के मार्क्स कट कर दिए जाते हैं, चाहे वो फॉर्मेट को या कुछ भी। लेकिन अगर मेरे हिसाब से आप चल रहे हो तो आप फुल मार्क्स क्लेम कर सकते हो। भले ही आपने 9-10 क्वेश्चंस जो भी हैं अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम में, उन्हीं 9-10 एग्जाम या 7 या 5 अगर आपने क्वेश्चंस किए तो भी आप पासिंग मार्क्स कवर कर पाओगे, अगर आपने वो 5 क्वेश्चंस के आंसर्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखे हैं, प्लस में मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस हिसाब से लिखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स विच हेल्प्स यू टू लर्न मैनर्स एंड एथिक्स। क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो हेल्प करते हैं, कुछ बेसिक रूल्स है। देखो, प्रिंसिपल्स क्या है वो हमें पता है, उसी की लैंग्वेज में लिखा गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें सीखने में मदद करते हैं कि मैनर्स क्या है, एथिक्स क्या है, किस चीज के एथिक्स किस चीज के मैनर्स हमें याद करने हैं। देखिए, एथिक्स टू लर्न दैट हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या है, दो चीजें हमें सिखाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक rules which helps you to learn the manners and ethics to learn that how to record transactions, and the second one is how to maintain book of accounts.
यही दो चीजें सिखाते हैं हमें, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। इसके बाद देखिए तीसरी लाइन इसमें हम ऐड करते हैं, दे प्रोवाइड्स यू स्टैंडर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स। ये आपकी बुक की लैंग्वेज है। दे प्रोवाइड्स यू, उससे होता क्या है, दे प्रोवाइड्स यू फॉर साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स। इसके बाद आप देखते हैं, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स। यानी कि इससे होता क्या है, जब सभी लोग एक ही तरीके के एथिक्स फॉलो करेंगे। देखिए एथिक्स क्या है, एथिक्स कोई रूल है, अगर आप उसे तोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या आपको जेल हो जाएगी। सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पर आपको बैठकर पढ़ा रहा हूँ और सारे बच्चे बैठे हुए, उसके बीच अगर मैं शराब पीते पीते पढ़ाऊं, तो क्या आप मुझ पर केस कर पाएंगे कि नहीं ये सर तो गलत भाषा में पढ़ा रहे हैं या गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं? नहीं। लेकिन कुछ एथिक्स होते हैं जो हम लोग मिलकर बनाते हैं, सोसाइटी बनाती है, सही या गलत। उससे होता क्या है, आपस में व्यवहार बढ़ता है, समझदारी बढ़ती है आपस में एक दूसरे की। तो वही है कि जब सभी लोग एक ही एथिक फॉलो करेंगे, एक ही मैनर फॉलो करेंगे, तो होगा क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी। यानी आपके अकाउंट्स और मेरे अकाउंट्स मैच करेंगे। अगर ये नहीं हो, आप मुझे बताओ, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाएं तो क्या होगा, कोई किसी तरीके से अकाउंट रिकॉर्ड कर रहा है, कोई किसी तरीके से अकाउंट रिकॉर्ड कर रहा है। अगर ऐसे में मेरा जो एक अकाउंटेंट है किसी भी कंपनी का XYZ का, या मैं किसी अगर कंपनी का अकाउंटेंट हूँ और मैं अपने हिसाब से अकाउंटिंग जो एंट्रीज है उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बाद में जब मैं जाता हूँ जॉब छोड़कर, किसी प्रमोशन हो जाता है या मैंने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो दूसरा जो पर्सन आएगा उसके अपने प्रिंसिपल्स होंगे, उसके अपने मैनर्स होंगे, एथिक्स होंगे, तो वो वैसे फॉलो करेगा। तो क्या वो मेरी एंट्रीज को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो वही चीज है, कुछ एथिक्स है, कुछ मैनर्स है जिनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिनको फॉलो करने से क्या होता है, दो चीजें मिलती है। कौन सी दो चीजें मिलती हैं? इट हेल्प्स यू टू बिल्ड यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी इन द यूनिवर्स। एंड आगे देखेंगे एक और लाइन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्टेड एज सच एज इफ दे हैपन टू बी। यानी ये कब एक्सेप्ट किए जाएंगे, अगर कुछ चीजें इनमें हैं तभी इन्हें एथिक्स माना जाएगा, तभी इन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स माना जाएगा। वो एथिक्स जो हम बात कर रहे हैं वो एथिक्स कौन से, देखिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन्हें रिकॉर्ड करने का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे जब आप पढ़ोगे कि होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइक क्यों आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, उनके कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। दूसरा आप देखेंगे, सबसे पहले दूसरा क्या आ जाता है, यूजेबल इन प्रैक्टिस सिचुएशन। यूजेबल इन प्रैक्टिस सिचुएशन यानी कि जहां आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जहां आप काम कर रहे हो, वहां यूज भी होना चाहिए। तीसरा क्या है, फास्ट एंड रिलायबल। फास्ट होनी चाहिए जो आपके काम को आसान करे, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल यानी कि वो टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने आज फॉलो कर लिया, कल पता चल रहा है आप उसको फॉलो नहीं कर सकते किसी रीजन से। क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैं आपको बेसिक चीज बता दूं कि हमें कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी है तो वो मनी के फॉर्म में करनी है। सपोज दैट आपका आज दूध का बिजनेस था, आपने दूध को रिकॉर्ड कर लिया लीटर में कि आज आपने इतने लीटर दूध सेल करा है, और कल अगर आपका बिस्किट बेचा जाता है सेम शॉप पर, या कोई और चीज किलो के भाव में बेची जाती है, पैकेट के भाव में बेची जाती है, तो क्या आपको रिलायबल हुआ वहां पर? नहीं हुआ। तो रिलायबल होना चाहिए और फीसिबल होना चाहिए। फीसिबल इन द सेंस के मान लो अब 1 करोड़ की कंपनी है जिसका 1 करोड़ का टर्नओवर है, और उन्होंने क्या करा, 1 लाख रुपए दिए और एक अकाउंट की लाइक सेक्शन बना दिया पूरा कि इस फील्ड में अकाउंट्स का काम होगा, इसमें जो भी लोग हैं वो अकाउंट देखेंगे, जिसमें 2-3 लोग रख दिए, कोई सॉफ्टवेयर रख लिया, ठीक है चल रहा है। लेकिन अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर ही 10 लाख रुपए है, तो क्या आप 1 लाख रुपए अकाउंटिंग सेक्शन पे खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप एक ही पर्सन को रखेंगे। उसके बाद आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं लेंगे, आप साथ में क्या करेंगे, आप वहां पर कोई एक्सेल या टैली जैसा फ्री सॉफ्टवेयर MS ऑफिस का यूज कर लेंगे, सस्ता सा, जो कि आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो चीजें हो जाती है जब आप देख लेते हैं, तो फीसेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने आपको बताया अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं। किस लिए होते हैं, कौन से 2 भाग होते हैं, देखिए चलिए जानते हैं। पहला जो होता है वो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। हम कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, अभी पहली स्लाइड पे, क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है। अच्छा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट आप मुझे बताइए जो अकाउंटिंग को बिल्ड कर रहे हैं, और कन्वेंशन क्या होती है
देखिए होते लगभग सिमिलर है, बस होता क्या कंसेप्ट जो है वो लिखे गए हैं कुछ चीजें मानने के लिए, इनकी डेफिनेशन भी हम आप देखेंगे। और कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन कभी कभी चीजें काम आने वाली होती है लेकिन उन्हें स्मूथ बनाने के लिए चलता है वहां पर। ठीक है, अब आप देखते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट देखते हैं, इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है एंटिटी कंसेप्ट, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम लिख लेते हैं। आप भी चाहिए साइड साइड लिखते रह सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में चलेंगे हम, पहले ही बता रहा हूँ, इसके बाद कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। दूसरा होता है, देखिए यहाँ पर कौन सा होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तीसरा होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। उसके बाद आ जाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और अगला आ जाता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और लास्ट में आ जाता है मैचिंग कंसेप्ट। अब इन्हें आप एक एक करके याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में चलिए एक एक की डेफिनेशन लेते हैं बाकायदा, अगर आप कॉपी में लिखे स्क्रीनशॉट लेने की बजाय तो वुड बी बेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है। देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशन में चार पार्ट दिए गए इसके इंटरमीडिएट में, जिसमें पहला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। फिर मैं कहता हूँ डिटेल में डेफिनेशन हम इनकी जानेंगे फ्यूचर में। उसके बाद आ जाता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, और चौथा आ जाता है लास्ट कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये चार पार्ट है, इनको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पहला हम देख लेते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। अभी हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको दिखाया गया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। उसमें हमने देखा एंटिटी कॉन्सेप्ट पहला है, तो वो हम दोबारा देख रहे हैं। यहाँ पर एंटिटी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है, एज पर दिस कंसेप्ट द एंटिटी शुड बी कंसीडर्ड सेपरेट पर्सन फ्रॉम द पर्सन हु इज रनिंग और मैनेजिंग द एंटिटी। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पर्सन, जो भी बिजनेस ओनर या बिजनेस मैनेजर है, जो बिजनेस को ओन करता है या फिर जो बिजनेस को चलाता है। देखिए छोटी कंपनी में बेसिकली दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जब आप बहुत बड़े लेवल पर जाते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम बात करें गूगल की, तो गूगल का ओनर कोई और है, बट मैनेजर कौन है, द सीईओ सुंदर पिचाई जी। तो वहां पर ऐसे ही बड़ी कंपनीज में अलग अलग होते हैं दोनों, लेकिन इन दोनों से भी फर्म को अलग ट्रीट किया जाएगा, एंटिटी को अलग ट्रीट किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है, आप लोग बताइए मुझे। देखिए इसके पीछे ना एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है। बहुत बड़ा लॉजिक क्या है कि इनके जो खर्चे हैं, जो एंटिटी के खर्चे हैं, या फिर पर्सनल पर्सन की जो खर्चे हैं, या जो भी है, चाहे वो कैपिटल हो जो वो पैसे लेकर आया, चाहे वो ड्राइंग्स हो जो उसने पैसे निकाले, उनको अलग अलग ट्रीट किया जा सके, इसलिए वो करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिलअप कीजिए, अपने घर पे सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यू हैव टू बिलीव और अज्यूम दैट योर बिजनेस विल ऑलवेज ऑपरेट फॉर द foreseeable future, in it will never stop. This maintain helps to business to buy long term asset and owning long term liabilities। जी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, देखो दोस्तों मैं अपनी भाषा में अगर बात करूं, ये हो गया आपकी एग्जाम की भाषा। एग्जाम में अगर आता है, और आता ही आता है एक नंबर का, तो ये लिख कर आना है। अगर मैं बात करूं अपनी भाषा में, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो होता है वो ये कहता है आपसे कि आप जब भी बिजनेस शुरू करेंगे या बिजनेस रन करेंगे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका बिजनेस, आप बिजनेस 2-4 सालों के लिए करेंगे, या 1-1.5 महीने के लिए करेंगे, या 10-12 साल के लिए करेंगे। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा है, इसके लिए देखिए आपके आपके सिलेबस में दूसरा दे रखा है जिसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं, जो अगर थोड़े टाइम के लिए आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए वो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको यही मानना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है वो लाइफ टाइम चलेगा। जिसका रीजन क्या है, देखिए रीजन इतना सही है बस कि अगर आप ये सोच रहे थे आपको बिजनेस 2 महीने बाद बंद करना है, तो क्या आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीदेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए अभी हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी न्यूली मैरिड भी हैं यहाँ पर, तो उनके हिसाब से चलते हैं। आपकी शादी हुई भाई साहब, तो आपने क्या किया, जो टेंट था वो किराए पर लिया या फिर खरीद लिया था। किराए पर लिया था, क्यों लिया, खरीदा क्यों नहीं था, क्योंकि वो दोबारा काम नहीं आना था। वेरी गुड, सेम एज आजकल कंसेप्ट चल रहा है, जब आपकी शादी होती है तो आपने क्या किया
जो आपका लहंगा था या शेरवानी थी या जो भी ब्राइड या ग्रूम की ड्रेस थी वो रेंट पर ले लेते हैं, ना कि बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो आपको पता है उसके बाद दोबारा काम नहीं आने वाली है। सेम एज ऑन मी, कि अगर मैं जाता हूँ बिजनेस करने और मुझे पता है कि बिजनेस 10 दिन बाद बंद हो जाएगा, 1 महीने बाद बंद हो जाएगा, तो क्या मैं कोई बिल्डिंग खरीद पाऊंगा अपने बिजनेस के लिए? और रेंट अगर देता रहूंगा तो एक टाइम बाद वो महंगा हो जाएगा। मशीनरीज मशीनरीज इतनी महंगी होती हैं, इस हिसाब से तो रेंट पर मिलती भी नहीं है सारी मशीनरीज। तो ऐसे बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। प्लस में लाइबिलिटीज, सपोज दैट अगर मेरे मन में ये आ जाए कि नहीं यार मेरा बिजनेस तो लाइक क्या नाम है, मतलब मेरा बिजनेस मान लो इस केस में तो सामने वाले का भी मानो कि सामने वाले का बिजनेस 6 महीने बाद या 1 साल बाद बंद हो जाएगा, तो उस केस में क्या मैं कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ले पाऊंगा या मैं किसी को लाइबिलिटी दे पाऊंगा कि 6 महीने के बाद 6 महीने के लिए ले जा, चल सामान उतार ले जा क्रेडिट पर? मुझे खुद पता है मैं 6 महीने बिजनेस नहीं चलाने वाला, तो मैं 6 महीने के लिए उधार करूंगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है, इसीलिए आप देखेंगे जहां पर भी मेले वगैरह होते हैं वहां पर जितनी भी शॉप्स होती है ना, उनके जितने भी मटेरियल होते हैं, चाहे वो उनका फर्नीचर है, चाहे वो उनकी शेल्ड है या कोई भी चीज है, वो रेंट पर लेते हैं, वो बाय नहीं करते, ओन नहीं करते उस चीज को। क्योंकि उन्हें पता है 15-20 दिन बाद हमें कहीं और जाना है और ये सारी चीजें ले जा हम नहीं सकते। तो इसलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तीसरा देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? देखिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू accounting period concept order you to take a break to define a logical period in your business. It helps you to find and measure the profit and you can change your book of account easily. इसका देखिए लॉजिक, दो लॉजिक मैंने यहाँ पर प्लस करे हैं, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा बट स्टिल मैंने प्लस करे हैं। क्या प्लस किया है कि आपको टाइम टू टाइम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको एक आपने जाना कि बुक ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना होता है। अब बुक ऑफ अकाउंट अगर आप मेंटेन करेंगे और उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, तो क्या कभी आप ऐसा कर सकते हैं लाइक कि नहीं भाई मैं तो इसे एंड में क्लोज करूंगा? तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने प्रॉफिट हुआ है, आपने ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट करा? आप अगर किसी कंपनी में काम करेंगे, अभी तक शायद आपको ये बात नहीं पता, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको ये बात पता होगी कि 31 मार्च को या जब भी उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, जो कभी कभी कोई कंपनी होती है जो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से करती है, कोई कोई फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, ज्यादातर कंपनी करती है क्योंकि टैक्स देने में आसानी हो जाती है। तो 31 मार्च को उन कंपनीज में ओवर टाइम लगाया जाता है, जितने भी ए कॉलर के ए ग्रेड की जॉब्स होती है ना उन सब का ओवर टाइम लगता है, सो दैट रात को थोड़ी देर के लिए प्रोडक्शन बंद करके वो पूरी बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज कर सके, हिसाब किताब रख सके, ताकि हम इस बुक के एंड में लिख सके कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया बैलेंस शीट बनाकर, और नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सके। सॉरी, आगे देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कहता ज्यादा, एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। इन दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू मेजर your all asset and liabilities. It means all the actions and expression should be recorded into money terms. For an example, your business owns 10 trucks, 10,000 liter diesel and 2 lands with 1 crore cash. So you have to mention all these assets into monetary value in your books. यानी कि जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज आपकी कंपनी के पास हैं उन्हें आप पैसों के फॉर्म में करेंगे रिकॉर्ड, ताकि सभी को एक ही फॉर्म में लाया जा सके। अगर आप बताओ लीटर है, इसमें लैंड्स हैं, केजी है या व्हीकल है, इनको एक ही फॉर्म में रिकॉर्ड करने का एक ही तरीका है, दैट इज मॉनेटरी फॉर्म। तो आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो वो मनी में जिसमें मेजर किया जा सके उस कॉन्सेप्ट में लिखना है। उसके बाद आ जाता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस इन दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू मेजर योर ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज। इट मींस all the actions and expression should be recorded। सॉरी ये रिपीट हो गई, आगे चलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इन दिस कॉन्सेप्ट द फैक्ट इज एवरी एक्सीडेंट हैव टू एक्सपेक्ट, यानी किसी भी चीज के देखिए दो पहलू होते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए नीचे मैंने दे रखा है एवरी क्रेडिट हैव अ डेबिट एंड एवरी डेबिट हैव देयर क्रेडिट। तो मतलब क्या है इसका कि किसी भी जब भी कोई सामान जा रहा है तो उसके बदले में कोई पैसा आ रहा होगा, या कोई भी पैसा जा रहा है तो उसके बदले में कोई सामान आ रहा होगा बिजनेस में। क्या ऐसा होता है कभी कि आपने कुछ दिया उसके बदले में बिजनेस में कुछ लिया नहीं, तो फिर तो वो बिजनेस हुआ नहीं ना।
तो उस हिसाब से आपको सोच के चलना है, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट देखिए क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट सेज नथिंग बट रिक्वेस्ट यू टू रिकॉर्ड एवरी रेवेन्यू और इट्स expense at the same time when it express. Matching logic is a formal logic mainly used to reason about the करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोग्राम्स। अकाउंटिंग प्रोग्राम को करेक्ट करने के लिए कहा गया कि जिस टाइम पे भैया तुम कोई सामान की डेबिट रिकॉर्ड कर रहे हो ना, उसी टाइम पे क्रेडिट भी रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं हुआ कि आपने आज किसी को से काम करवाया है, आज सैलरी दी है, तो उसको रिकॉर्ड आप कब कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, क्योंकि आप मान लो किसी ने एडवांस सैलरी दी, सपोज दैट मैंने अपने एम्प्लॉइज को एडवांस सैलरी दी और उससे काम मैं बाद में करवाऊंगा, तो क्या उस सैलरी को मैं बाद में रिकॉर्ड करूं जबकि पैसा तो आज ही चला गया? नहीं, मुझे दोनों चीजें सेम टाइम पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट विच रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड एज प्रॉफिट एंड विच नॉट। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू गेट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, दिस इज नॉट योर प्रॉफिट। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप क्या करेंगे, उस लॉस को आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि लॉस होगा, होने वाला है, हुआ नहीं है, सपोज दैट मैंने 10 लोगों को 10-10 हजार का सामान दिया और 2 लोगों से मुझे लग रहा है कि पैसे वो लोग नहीं देंगे, तो मैं क्या करूंगा, बैड डेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लूंगा उसे, या फिर मैं प्रोविजन बना दूंगा बैड डेट का। लेकिन अभी अगर मेरे को लग रहा है कि वहां से प्रॉफिट होने वाला है, मेरी बात चल रही है, तो प्रॉफिट को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाता, मेरे हाथ में नहीं आ जा सकता। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। आइडेंटिफाई करना है मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ। कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अप्रूव्ड, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड हो गया है, the right and payment terms of the providing goods or service to be transferred can be identified. The contract need to have commercial substance and considered to be receiving is highly, यानी या तो वो मेरा सामान डिलीवरी होने के लिए जा चुका है और डिलीवर्ड हो चुका है, और या फिर उसके हाईली चांसेस है, यानी कई बार ऐसा हो जाता है जब आपको पैसा ही एडवांस में मिल जाता है, सामान आप डिलीवर करेंगे, प्रॉफिट आपके हाथ में आ गया है, लेकिन अभी तक आपके मतलब वो डील डन नहीं हुए, बट स्टिल आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर उसके हाईली चांसेस हैं तो कि आप सामान डिलीवर कर ही देंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज ऑल द एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट नेट कॉस्ट प्राइस। Under the cost concept of accounting, an asset should be recorded at the cost at which it was purchased, regardless of its market value. कोई भी आपने जो एसेट है उसको आप किस मार्केट मतलब किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू पर नहीं। मैंने एक लैंड था जो 10 साल पहले 1 लाख का खरीदा था, आज उसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए हो गई, तो मैं अपनी बुक में उसे 1 लाख का दिखाऊंगा या 10 लाख का? नहीं, मैं परचेज प्राइस पे ही दिखाऊंगा 1 लाख रुपए का ही। बाकी जब मैं उसे देखिए ये चीज इनकम टैक्स में भी आपके काम आएगी जब आप कैपिटल गेन पढ़ेंगे, कि जब आप उसे बेचेंगे तो बीच का जो 9 लाख रुपए है वो उसे प्रॉफिट दिखा देंगे, लेकिन आपको हमेशा उसको 1 लाख पे ही दिखाना है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ बिल्डिंग परचेज ₹5 लाख, it will continue to appear in the books that figure irrespective of its market value. Under the concept, stability in the asset prices will record is achieved. However, there are also some limitation to cost concept of accounting. कुछ ऐसे limitations भी हैं जिसमें आप cost concept पर focus नहीं कर सकते, वो जब हम आगे आएंगे एग्जाम्पल में तो हम पढ़ेंगे भी। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने खत्म किया। ठीक है, एक बार मैं सारी स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ दोबारा, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे, या फिर लिखना चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए हमने शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद पहली जो स्लाइड आएगी वो ये आएगी, एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ तक हमने खत्म कर लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन जानने के लिए। पहला हमने पढ़ा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, अगला हम देखेंगे कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, तीसरा हम देखेंगे कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, और चौथा हम देखेंगे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये 4 चीजें पढ़नी है। पहला हम देखते हैं कंजर्वेटिज्म, जिसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं। देखिए सबसे आसान 11th क्लास में रट्टा मार लिया गया था, अगर आप 11th में कॉमर्स से नहीं थे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
Convention of conservatism says you will record all possible losses but will not record any profit that is possible to happen in the business until it's yours or in your hand, not in your hand. तो ये चीज हमने पहले भी सेम हमने पढ़ ली थी, बिल्कुल उसी की तरह है सेम. आप अगर सेम लैंग्वेज भी एग्जाम में यूज करेंगे हेडलाइन चेंज करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. One example of the convention of conservatism is accounting in the practice is the practice of recognizing expense and liabilities as soon as they are responsibly certain but delayed the recognition of revenues and assets until they are realized of certain. यह है बुक की लैंग्वेज. आपको याद करनी है, आप ऊपर वाला याद कर सकते हैं लेकिन नीचे वाली जो लैंग्वेज है वो बुक में लिखने की थोड़ी सी टफ है बट एग्जाम में आपको यही लिखना है. दूसरा इसमें हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं. For instance, consider a company that sells goods on credit to its your customer. According to conservatism convention, the company should recognize for expenses related to producing those goods, such as the concept, मटेरियल एंड लेबर. यानी अगर कोई भी कंपनी है जो किसी को सामान डिलीवर कर रही है तो उस पर जो भी कॉस्ट लगी है, चाहे वो आइटम्स में आपकी मटेरियल हो या फिर लेबर हो, वो आपको रिकॉर्ड कर लेनी एज सुन एज दे आर इनकर्ड, जब भी वो इनकर्ड हो रही है. इवन इफ द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग दोज गुड्स हैजंट बीन रिसीव्ड येट, हाउएवर द रेवेन्यू फ्रॉम दोज सेल्स should only be recognized once it's certain that the consumer will pay, typically upon receiving the cash or a promise payment. एक चीज और देखिए, आप जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इससे मैं रिलेट कर रहा हूँ. देखिए एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट पढ़ने का ना ये फायदा होता है कि आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अलग अलग डेफिनेशन देकर चलता है. जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप यूनिट कॉस्टिंग पढ़ते हैं यानी कॉस्ट शीट बनाते हैं, तब आप देखते हैं कि वहां पर कौन सी चीजों की कॉस्ट ली जाती है. जो मैंने बनाई, जो मेरे पास है या जो मैंने बेची, आप लोग बताइए. शायद आपका कॉस्टिंग कवर हुआ हो तो यूनिट कॉस्टिंग फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा हो, या अगर बीकॉम करके आए हैं तो वहां पर भी पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा हो तो सीएमए में प्राइमरी चैप्टर होता है, ज्यादातर टीचर्स पहला चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग ही पढ़ाते. तो आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको, कौन से हम कॉस्ट निकालते हैं? हम कॉस्ट निकालते हैं जो आइटम्स हमने बेचे, जिन पर हमने ट्रेड करा है, ना कि जो हमने बनाया है. ठीक है. तो आप देखिए वहां पर ऐसा होता है, यहां पर ऐसा नहीं होता. यहां पर अगर आपने एक्सपेंस कर दिया तो आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे अपने डेबिट साइड पर, भले ही उसको बेचने से अभी तक पैसे आपके पास नहीं आए, बट स्टिल यू हैव टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस. ठीक है. This convention ensured that financial statement present a caution of realistic view of company's financial position as it prioritized the recognition of losses and liabilities over gain and asset when ascertain exists. The conventive approach helps to migrate the risk of overstating the company's financial health. यानी कि इससे पता चल जाता है कि कंपनी कहीं ज्यादा खर्चे तो नहीं कर रही है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा. देखो बहुत अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं देखूंगा ना कि यार मेरा माल तो बिका नहीं, मैंने रिकॉर्ड कहाँ किया है. अगर मैं रिकॉर्ड करूँ ना तो जो फैक्ट्री में काम चल रहा है वो तो बढ़ता चला जाएगा, मुझे लगेगा मेरे पास कैश है कैश है कैश है, क्योंकि रिकॉर्ड करा नहीं है. कैश से जो सामान आया था अभी तक वो रिकॉर्ड किया नहीं है क्योंकि बिका ही नहीं है, तो मुझे लगेगा कैश है, पता चले फैक्ट्री में तो बनता ही चला जा रहा है. तो इसलिए ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने में मदद करती है. अब ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलने वाले, आपको भी पता है क्योंकि इतने डीपली हमने डिस्कस कर लिया. और ये जो नीचे लाइन दिख रहा है ना, वन एग्जांपल ऑफ द कन्वेंशन से लेकर नीचे तक फाइनेंशियल हेल्थ, ये आपको 1 नंबर के लिए लिखना है पेपर में. 2 नंबर के लिए आ जाएगा तो भी आप थोड़ा बहुत बना चलाकर इसे बढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन ये 1 नंबर का आंसर दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर 1 ही नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से. अगला देखते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. नाम से ही पता चल रहा है भाई, दिस कन्वेंशन सेज दैट द सेम रूल शुड बी फॉलोड इन द आफ्टर ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी कोई और यूज कर रहे हैं रूल, बाद में कोई और रूल यूज कर रहे हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने लाइन दे रखी है, द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिक्वायर्स द कंपनी टू यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स from the one accounting period to another, ensuring comparability and reliability of financial information over time. ये आपको बुक में लिखने की लैंग्वेज है, थोड़ी सी टफ लगेगी बट बुक में यही लिखना है, सॉरी एग्जाम में यही लिखना है
Here is an example to illustrate the convention of consistency. Let's consider, चलो ये मैं समझा देता हूँ आपको ऐसे ही। आप कंसीडर कीजिए कि आपकी कोई कंपनी है जहां आप काम कर रहे हैं, वहां जो वेयर हाउस है वहां पर जो रिकॉर्डिंग हो रही है सामान की, वो फीफो मेथड पे हो रही है। यानी कि फीफो मेथड आप कॉस्ट अकाउंटिंग में डीपली पढ़ेंगे, यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास नहीं है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे कि फीफो मेथड होता है कि पहले जो सामान खरीदा गया है वही पहले प्रोडक्शन हाउस में जाएगा वेयर हाउस से। ठीक है, सपोज दैट एक आटे की बोरी अगर 10 महीने पहले खरीदी गई थी और आज किसी बोरी का निकलने का नंबर है, तो वो जाएगी पहले, ना कि जो बोरी कल खरीदी गई है या उससे पहले खरीदी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी सामान उठाकर दे दिया जाए किसी बड़े वेयर हाउस में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो सामान पहले आया है वही स्टोर पे जाता है, वही या फिर पहले प्रोडक्शन हाउस में जहां पर भी जाना है। ठीक है, अब अगर आप सपोज कीजिए 1 साल तक आपने फीफो मेथड फॉलो किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब अकाउंटिंग पीरियड बदल गया, कोई क्लोजिंग एंट्री आपने करी, उसके बाद आप लीफो मेथड यूज करने लगे, तो आप देखेंगे लीफो मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो आप जब देखेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, आपकी पूरी गिनती गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा देखकर चलना होता है कि सेम अकाउंटिंग ईयर में, मतलब अलग अलग अकाउंटिंग ईयर में आप सेम मेथड्स फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको सॉरी, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्या हम अपने मेथड्स बदल नहीं सकते? बेटा बिल्कुल बदल सकते हो आप। अगर एक बार आपने ऑडिट करा लिया अपने वेयर हाउस का, उसके बाद अब या जहां का भी स्टोर का आपने पूरा ऑडिट करा लिया, फ्रेश एंट्री डाल ली जीरो एरर के साथ, तो आप अपने मेथड्स बदल सकते हैं। कंपनीज बदलती भी हैं। चलिए, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, जो कि काम आने वाली चीज है। आप अपने घर किचन से ये चीज सीख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन इट सीम्स दैट आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट एंड इमटेरियल relevant to the users need not to disclose the immaterial transactions, either left out or merged with other items. Otherwise, the set of books become overburdened and that is the total ledger of accounts will become huge. इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब सिंपल सा आप अपनी भाषा में समझ लेंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो इमटेरियल है या छोटे मोटे खर्चे हैं, उसको आप सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहने का मतलब यही है। क्या करेंगे? या तो किसी आइटम के साथ मर्ज कर दो, किसी और दूसरे लेजर में डाल दो, या तो छोड़ दो अगर छोड़ सकते हो तो। उससे अगर आप ऐसा नहीं करते, सपोज दैट मैं एक पेन खरीद के लाया, अगली बार मैं फिर एक पेन खरीदूंगा, अगली बार मैं फिर एक पेन खरीदूंगा, क्योंकि मेरा बड़ा स्टाफ है और हर किसी के पास स्टेशनरी आइटम होना जरूरी है। तो क्या मैं हर बार पेन की एक नई एंट्री डालूंगा? या तो मैं स्टेशनरी की एक एंट्री बना दूंगा, या फिर अगर मैं बात करूं कि मैं अपने स्टाफ को शाम को चाय और बिस्किट देता हूं नाश्ता करने के लिए, तो कभी मेरा जो स्टाफ है वो कोई ब्रिटानिया का बिस्किट लेकर आता है, या कभी कोई पार्ले का बिस्किट लेकर आता है, या कभी कोई प्रिया गोल्ड का बिजनेस लेकर आता है, बिस्किट लेकर आता है। तो क्या मैं हर बार एक नए नाम से एंट्री करूं, प्रिया गोल्ड बिस्किट, या फिर आज मेरे स्टाफ ने ताज कंपनी की चाय पी है, कल टुडे की चाय पी है, तो मैं वो रिकॉर्ड करूंगा क्या? नहीं, मैं वो नहीं रिकॉर्ड करूंगा। मैं क्या करूंगा, मिसलेनियस में वो सारी एंट्रीज डाल दूंगा और एक साथ ही छोटा सा रिकॉर्ड कर दूंगा। सो दैट क्या होगा, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जो सेटअप बुक्स है वो बहुत बड़ी ह्यूज हो जाएगी, जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेजर कई सारे बन जाएंगे जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलता है कि जो मटेरियल थिंग्स है जो बिजनेस पर इफेक्ट डालेंगी। अब कल को मान लो अगर मैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लूं, होगा कुछ नहीं, मैं सोचता हूँ यार मेरा स्टाफ है, उसे परेशान करने के लिए मैं रिकॉर्ड करने भी देता हूँ। उसको उसने रिकॉर्ड कर भी ली, सपोज दैट मेरा क्या, मेरे पेपर जा रहे हैं और अगर कंप्यूटर पे हो रही है तो वो भी नहीं जा रहा, तो होगा क्या? अब आप देखो कि वहां पर जब भी मुझे अपने इन्वेस्टर्स लाने हैं और मैं उन्हें अपनी वो सेट ऑफ बुक्स दिखाऊंगा, तो वो देखेंगे भाई चाय का खर्चा, बिस्किट भी अलग अलग तरीके से लिख रखे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? आप होंगे तो ऐसी बुक पकड़ोगे यार, ये क्या, ये पागल इंसान, छोड़ो इसको नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक है, तो ये चीजें होती है कन्वेंशन ऑफ मटेरियल की। अब आप देखेंगे तीनों इंपॉर्टेंट थे। इसको किताब में या सॉरी एग्जाम में कैसे लिखना है? The convention of materiality in accounting suggests that financial information should only be disclosed, accounted for if its omission and misstatement could influence the economic decision of users of financial statement.
In other words, materiality refers of the significance, importance of an item or event that context of the financial statement. ये आपको बुक में लिख कर आना है। इसके बाद देखिए, here is an example of to illustrate the convention of materiality. Let's consider a retail company that sells millions of units and various low value items each year, such as pen, pencil and eraser. Each individual sale of these items may be immaterial in isolation given their low value, क्योंकि बहुत ही low value के होते हैं ये. If the company were to miscontrol record each sales separately, the administrative burden would be. ठीक है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है ये सेम चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, आप लिख सकते हैं एक बार। और लास्ट में जो एग्जाम्पल है वो लिखना नहीं है आपको, मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, आप एग्जाम्पल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि मुश्किल से डेफिनेशन आएगी और आएगी तो 1 नंबर की आएगी, उसमें आप मेरा बनाया हुआ जो ऊपर है वो भी लिख सकते हैं, और या नीचे मैंने आपको जो फॉर्मल लैंग्वेज दिया अगर वो याद हो जाती है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लॉजिक देखना चाहे तो लॉजिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख दीजिए कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन देखिए ये जो नंबर है थर्ड, इसको आप कोट कर लीजिएगा, ये टीम की तरफ से मिसप्रिंट हुआ है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या है? इट मींस यू शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल यानी मॉनेटरी इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपकी कंपनी के मैनेजर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई और जैसे कि आपके बिजनेस के रिलेटिव्स हो सकते हैं। उनको आपको मॉनेटरी तरीके मटेरियल की फुल इंफॉर्मेशन देनी है, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी है, कहने का मतलब है। इन एन एग्जांपल रिस्पॉन्स फॉर अ 2 मार्क क्वेश्चन अबाउट द कन्वेंशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ चुका है, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने 2 चीजें कवर करी है, कन्वेंशन एंड कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये आज की वीडियो थी, इसी के साथ हम 65 दिन का पहला दिन पूरा कवर कर चुके हैं अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और जल्दी जल्दी वीडियो आकर ये बाकी के कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे। कोशिश करेंगे अगर चीजें आसान रही तो 7 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाए, बट तैयार आप 8 वीडियो के लिए रहिएगा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर्स है वो छोटे छोटे हैं, तो बाकी में इतना टाइम लगेगा नहीं, 2-3 बड़े चैप्टर है उनमें टाइम लग सकता है, बाकी तो 1-2-3 दिन के ही चैप्टर्स होंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए। हो सके अगर पसंद आए आपको मटेरियल तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।